कोहली सबसे अच्छे और लोकप्रिय क्रिकेटर। He loves batting on this ground and it's given him. पर क्या आपको पता है कि विराट कोहली सिर्फ 11th पास हैं? कहाँ तक पढ़ा है आपने? मैं 12th भी नहीं करी है। 12th भी नहीं। 11th आई पास्ड। हाँ। रॉबर्ट डाउनी जूनियर उर्फ आयरन मैन। बट ये भी स्कूल ड्रॉप आउट हैं। मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी और इन्होंने भी कॉलेज ड्रॉप आउट कर रखा है। 15 साल का था, 10वीं कक्षा पास करके ऐसे फैमिली के ऐसे संजोग बने कि जो मैं पढ़ाई पूरा किए बिना, ग्रेजुएशन किए बिना मैं मुंबई के लिए निकल पड़ा। क्या आपने कभी इसे सोचा है कि जिस बच्चे के स्कूल में भले ही कम मार्क्स आते हों, क्लास में सब उसे बैक बेंचर कहते हो, लूजर कहते हो, बट रियल लाइफ में वो टॉपर है, या यूँ कहें तो रिच होता है। रिच यानी कि पैसे वाला, और दुनिया तो पैसे वालों की है ना। यहीं पर एक टॉपर को लेते हैं जिसके क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, टीचर्स फेवरेट चाइल्ड होता है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, डिग्री डिप्लोमा हासिल करता है, बट उसके बाद 30, 40 या 50 हज़ार रुपये की जॉब करता है, वो भी अगर उसकी नौकरी लगी तो। आपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अलग अलग यूट्यूब क्रिएटर की वीडियो देखी होगी। आई हेट एजुकेशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। एजुकेशन सिस्टम में दो कमी है, ना एजुकेशन है ना सिस्टम है। जिनका कहना है कि एजुकेशन सिस्टम को हमें बदलना चाहिए, जो कि सही भी है, पर उनका यह कहना तो इसलिए है क्योंकि एजुकेशन लेने के बाद भी लोगों की जॉब नहीं लग पा रही है। पर इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो 100 बच्चे स्कूल गए, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, डिग्री हासिल करी, 30 सीटें अवेलेबल थी, जो 100 में से 30 टॉपर थे उनकी तो जॉब लग गई, रह गए 70 बेरोजगार। बट अगर हम समझें 30 सीट की जगह अगर 100 सीट अवेलेबल होती तो 100 की जॉब लग जाती, तब भी क्या हमको एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत होती? इन शॉर्ट अभी समझें तो लोग एजुकेशन सिस्टम को इसलिए भी ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल पा रही। अगर जॉब मिल जाती तो शायद कभी नहीं करते, बट नहीं, हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम और उसमें मिल रही एजुकेशन दोनों ही गलत है, स्कैम है या एक प्रकार का मायाजाल है, और हम सबको मिलकर इस एजुकेशन सिस्टम को और उसमें मिल रही एजुकेशन को बदलना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। Tragic news that's coming in right now from Chennai, from IIT Madras, in the campus where another student has allegedly died by suicide. Suicide of a young student has become a political controversy. कम थे तो पिछले साल पढ़ाई का तनाव था बहुत ज़्यादा। वैदिक पीरियड की अगर बात करें तो लगभग 5000 साल पहले हमारे यहाँ गुरुकुल्स चला करते थे। गुरुकुल सिस्टम चलता था जहाँ एक गुरु यानी कि टीचर होता था और 10-15 शिष्य यानी कि स्टूडेंट्स होते थे। कम स्टूडेंट्स होने के कारण एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो पाता था गुरु और शिष्य के बीच में। अगर शिष्य किसी विषय में कमज़ोर यानी कि स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर होता था तो गुरु इस बात को आसानी से समझ जाते थे और उसको उस विषय में स्ट्रॉन्ग करते थे, क्योंकि गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों को मजबूत बनाए ताकि जीवन में हर परिस्थिति का वो सामना कर सके। आज तुम राजकुमार हो, कल को वनवास में जाना पड़ जाए और उस समय जो मजबूत नहीं होगा वो टूट जाएगा। आपने एक बात तो देखी होगी कि जब आपके माता पिता आपका ट्यूशन क्लासेस लगाने को देखते हैं तो किसी ऐसे टीचर के वहाँ लगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पर कम बच्चे आते हों, जिससे आपके ऊपर टीचर का ध्यान ज़्यादा रहे। अगर हम एशियंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो नालंदा और तक्षशिला ये दो ऐसी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको सबसे पहले दिमाग में आएंगी। पर सिर्फ यही नहीं, हमारे भारत में पहले और भी कई ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, जैसे कि विक्रमशिला, वल्लभी, जगद्दाला, नागार्जुना और भी बहुत सारी। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी एक सबसे पुरानी और पहली यूनिवर्सिटी है जो कि कुमार गुप्ता ने अपने अंपायर में खोली थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में उस समय पे 90 लाख से भी ज़्यादा बुक्स थी, 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे और उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 2000 से भी ज़्यादा गुरु थे।
और कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की बुक्स में इतना ज़्यादा ज्ञान था कि अगर आज नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे पास होती तो भारत विश्व गुरु होता। बख्तियार खिलजी ने 1190s में नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी, परंतु मेरा ये मानना है कि बख्तियार खिलजी को यूनिवर्सिटी जलाने से अच्छा उसकी बुक्स को अपने देश अरब या कहीं अलग जगह शिफ्ट करवा देना चाहिए था, जहाँ उसके लोग ही इन बुक्स को पढ़ के बुद्धिमान बन सकते थे। जला के ज्ञान को नष्ट कर देना कहीं से कहीं हद तक ठीक नहीं था। 1526 में मुगल भारत आए और 1781 में भारत में फर्स्ट मदरसा खुला था। उस टाइम पे मदरसा में पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस हुआ था। मदरसा में वैसे तो सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, पर जो उनका मेन सब्जेक्ट था वो था रिलीजियस पर्पस, यानी कि कुरान को ही पढ़ाना और कुरान को ही प्रमोट करना। 16th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स भारत आते हैं बिजनेस के सिलसिले में और धीरे धीरे करके भारत को अपना गुलाम खुद यहाँ पर सेठ बन जाते हैं। परंतु इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी वो यह थी कि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा थी और ब्रिटिशर्स सिर्फ मुट्ठी भर थे और उन्हें यह पता था कि कोई भारतीय अगर जागरूक हो गया तो कभी भी क्रांति छेड़ सकता है और ब्रिटिशर्स को मुँह भी खानी पड़ सकती है। और इसलिए इन्होंने एक योजना बनाई। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भारत के भविष्य, भारत के बच्चों का माइंडसेट ही बदल देंगे। इनके मन में ये भर देंगे कि ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज वो साहब होते हैं और इंडियंस भारतीय वो गुलाम यानी कि नौकर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, छोटे लोग होते हैं। भारतीय संस्कृति एक पुअर संस्कृति है और वेस्टर्न संस्कृति एक बहुत ही बेस्ट और रिच पीपल्स की संस्कृति होती है। पर इस चीज को करने के लिए इन्हें बदलना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम और यहीं से शुरुआत हुई थी भारत के लोगों की गुलाम बनने की। Bihar is one of the poorest and most neglected states of India. Over the years, a lethal combination of crime, corruption and caste-based politics बस फिर क्या था, अंग्रेजों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए एक आदमी को बुलाया जिस आदमी का नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकलॉय, जो कि 1830s में भारत में आया अपने साथ 10 यूरोपियन की टीम लेकर। भारत में आने के बाद उसने रिसर्च की, जिस रिसर्च में उसने पाया कि भारत के लोगों को अपनी संस्कृति पर, अपने ज्ञान पर, अपने स्पिरिचुअलिटी पर बहुत ज़्यादा गर्व है, अपनी हेल्दी डाइट को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और संस्कृत जैसी हार्ड लैंग्वेज को भी कंप्लीटली ईजिली बोल पाते हैं। मैकलॉय को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और 2 फरवरी 1835 में विलियम बेनेडिक्ट नाम के एक बंदे के साथ मिलकर मैकलॉय ने एक एक्ट पास करवाया जिस एक्ट का नाम था ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम एक्ट या फिर आप बोलो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। और यही इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आज भी हम चला रहे हैं। इस एक्ट के मोटिव को अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैकलॉय के इस मोटो को सुनिए। मैकलॉय एक ऐसी क्लास क्रिएट करना चाहता था जिस क्लास में जो भारतीय बच्चा पढ़ने आए वो रंग रूप और खून से तो भारतीय रहे पर स्वाद, विचार, सीख और बुद्धि से विदेशी बन जाए। और इससे एक और फायदा होगा कि भले ही कल को हमसे आज़ाद भी हो जाएं पर मानसिक तौर पे ये हमेशा ही हमारे गुलाम बने रहेंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, तमिल जैसी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को आज भी छोटा समझा जाता है और वेस्टर्न कल्चर में बोले जाने वाली लैंग्वेज को भी आज भी बहुत ज़्यादा मान्यता मिलती है या इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति को भी ब्रिलियंट समझा जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती। आज हमें चर्च में जाके कुछ कन्फेस करना है। I think you should come with us. Come. God. ये एक फिल्म का सीन है। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से भी देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि मैकलॉय किस हद तक सक्सेसफुल रहा है अपनी योजना में। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए कई निर्णय लिए गए। पर्शियन को रिप्लेस करके इंग्लिश को ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज बना दिया गया। इंग्लिश बुक्स को फ्री या आप बोलो कि बहुत लो प्राइजेस में बांटा गया और हिंदी, संस्कृत, तमिल और वही अदर लैंग्वेजेस की बुक्स को बहुत हाई कॉस्ट कर दिया गया जिससे कोई भी उसको खरीद ना पाए, अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो कहाँ ही फिर पड़ेगा उसको। अरे
भारतीयों पे जो टैक्स पड़ता था उसको बढ़ा दिया गया और फंड प्रोवाइड कराया गया इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए। सेम गुरुकुल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पंडितों आचार्यों को ब्राह्मणों को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया, बिकॉज उनको फिर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो प्रमोट करना था। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को पढ़ाने वालों को गुड सैलरी दी, उससे पढ़ने वाले स्टूडेंट जो उससे पास आउट होकर निकलते थे उनको भी एक अच्छी सैलरी दी, उनको रिस्पेक्ट दी और एक अच्छी खासी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई। और अगेन जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए लोग हैं, उनको समान्यता नहीं मिली। और फिर समय बदला और इंग्लिश मीडियम से निकले पढ़े हुए लोगों को ही ज़्यादा मान्यता मिलती। इस कारण से फिर लोगों ने अपने बच्चों का दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूलों में करवाना चालू कर दिया और धीरे 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 आज इंग्लिश मीडियम से पढ़े बच्चों को ही होशियार समझा जाता है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम एक्ट को तो उसी समय हटा देना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। उसकी जगह पर और नए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुले, कॉलेजेस खुले। 1947 के समय पे जो रूलिंग पार्टी थी वो थी कांग्रेस, और मुझे लगता है कि कांग्रेस भी गुरुकुल सिस्टम नहीं चाहती थी, पर इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के पास लीडिंग रहते हुए भी कई मौके आए थे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम करने थे, बट कोई काम नहीं हुआ। 18 अगस्त 1951 में IIT खुली, 1961 में IIM खुली, और जैसा कि आपको पता ही होगा कि IIT में एडमिशन लेना अपने में एक बहुत गर्व की बात होती है, क्योंकि IIT में केवल वही बच्चों का एडमिशन होता है जो ब्रिलियंट होते हैं, पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बट अब ये देखिए, यह एक IIT कॉलेज में पढ़ रही एक IITian है, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट। मुझे जहाँ तक पता है कि जो व्यक्ति शिक्षित होता है, बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, वो इस किस्म की हरकतें तो कभी नहीं करता। यह तो केवल एक डेमो था, पर इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर पढ़ रहे बच्चों की क्या मानसिकता होगी। सब नहीं पर अधिकतर। इस चीज़ को ऐसे भी समझिए, जब सीनियर को नहीं पता है कि वो क्या, कब और किस जगह पर कैसा कर रही है, तो आपको क्या लगता है जूनियर्स पे क्या असर होगा इसका। आजकल के स्टूडेंट्स के अंदर आपने एक चीज़ तो नोटिस करी होगी, मैनर लेस है, कैरेक्टर लेस है, बिहेवियर लेस है, ड्रेसिंग सेंसेस नहीं है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना चाहते नहीं है, और भी कई ऐसे कारण हैं जिस कारण से हमारा देश का युवा गड्ढे में जाता जा रहा है। बट मैकलॉय तो केवल वर्कर्स बनाना चाहता था, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से कैसे चेंज होने लग गए। अगर ईयर 2000 के स्टूडेंट्स की बात करी जाए और प्रेजेंट टाइम 2024 की स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, जिसमें सबसे गंदा चेंज जो हुआ है वो है स्टूडेंट्स के अंदर न्यूडिटी का बढ़ना, और ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बट सेम क्वेश्चन, कैसे? सो गाइज यार, अगर मेरा वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो सबसे पहले तो मैं आपको दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे पर भरोसा किया और यहाँ तक मेरा वीडियो फुल वॉच करा। यार काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि मेरा फ़ोन 2 GB रैम का, आपको पता है कि कितना ज़्यादा लैग खाता है, और सबसे ज़्यादा दिमाग मेरा एडिटिंग में ख़राब हो गया और रिसर्च में भी थोड़ा बहुत लग गया। तो गाइज यार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और आप शेयर जरूर करना इसे अपने किसी एक फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को या अपने पेरेंट्स को जरूर ये चीज़ दिखाना। आज के वीडियो में हमने टाइमलाइन ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम को समझा और जाना, और इसकी हिस्ट्री को भी समझा। अगले वीडियो में हम लोग करंट एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट को बात करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करना, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। सो अब लास्ट में थैंक यू।